नमस्कार दोस्तों। यह पॉलिटी का 34th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 81 में मित्रों बताया गया है कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होगा, कितनी संख्या होगी और यहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ानी होगी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। आर्टिकल 81 का में कहा गया है, 81(1) का में मतलब 81 का जो पहला भाग है उसके का में कहा गया है कि राज्यों से 530 से अधिक नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, पहले राज्य में जम्मू और कश्मीर हुआ करता था, अब राज्य से हट गया है और वह चला गया है यूटी में, और यूटी में 20 से अधिक नहीं हो सकते थे। तो जो जम्मू कश्मीर में जो सीट है वो यूटी के अंतर्गत गिना जाएगा, लेकिन अभी भी वहाँ 20 से अधिक नहीं हो रहा होगा और यहाँ 530 से अधिक नहीं हो रहा होगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस दिन राज्यों में 530 से अधिक या यूटी में 20 से अधिक होगा तो वहाँ उस दिन जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा और आपकी एक जिम्मेदारी है। चलिए आगे में वो चीज़ पढ़ाया है मैंने इसमें, ठीक है। अब जो है राष्ट्रपति की राय में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है तो सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 331 के तहत बताया गया है। लेकिन वर्तमान में कुछ परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन यह है कि लोकसभा में और विधानसभा में एससी एसटी के जो आरक्षण का समय सीमा था वो समाप्त हो रहा था, तो इसको फिर से बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 104वां संविधान संशोधन एक्ट बना। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और इस दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, एक ये बिल आया है, एक जम्मू कश्मीर जो है क्या हो गया है, राज्य से यूटी हो गया है। तो इसके तहत जो है 26, इसको देखिए किस वजह से वह बिल आया था या एक्ट, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो देखिए 26 जनवरी 2020 को एससी एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण था उनकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, साथ में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की भी समय सीमा समाप्त हो रही थी, तो इसे जारी रखने की आवश्यकता थी। इसके लिए 126वां संविधान संशोधन बिल लाया गया और जो कि पास होने के बाद 104वां संविधान संशोधन एक्ट बना। तो हाल ही के 4-5 एक्ट आपको याद होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ है, अनुच्छेद 334 में परिवर्तन हुआ है और उसके द्वारा अनुच्छेद 334 में क्या है ये भी समझ लीजिए, एससी एसटी का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो आरक्षण की अवधि है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन मित्रों इसमें जो है आंग्ल भारतीयों की समय सीमा का कोई भी बढ़ा मतलब कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब लोकसभा में 2 और विधानसभा में जो एक आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था वह अब बंद हो जाएगा। तो अब चूंकि ये तो मान लो ठीक है, एक दो टूक बात हो गई कि बंद हो जाएगा, लेकिन क्या यह जो है सही है या गलत है? कुछ आंग्ल भारतीयों का कहना है कि हमारी संख्या को जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है, जिससे जो है हमारी संख्या के साथ कम दिखाया जा रहा है, हम जो है हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं होगा, जिससे हमारे हित जो है बाध्य होंगे, उनका साधना मुश्किल होगा। तो यह मेंस का विषय हो जाएगा, आप इस पे विचार लिखिएगा अपने, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और 126वां बिल थोड़ा 2-3 साल पुराना है, पर इसको जोड़ के पढ़िएगा अगर पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद चुनाव की बात करते हैं लोकसभा में, तो किन सिद्धांतों का पालन होता है उसे देखिए। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ है कि जनता सीधे लाइन में खड़ी होगी, मतदाता पहचान पत्र लेके जाके वोट दे देगी। हाँ अच्छा ये बताइए कितने साल एज होनी चाहिए? तो मित्रों पहले 21 साल हुआ करता था। तो 21 साल हुआ करता था तो जो नेता वगैरह थे उनको दिक्कत हुई होगी, सोचते होंगे कि और छोटे बच्चों से वोट दिलाया जाए, तो 18 वर्ष कर दी गई। किस वर्ष जो है, किस संविधान संशोधन से 21 से 18 किया गया है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह अधिनियम आया था 1988 में, ठीक है। 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, दो नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ यह है कि पूरे देश को, जो अपना पूरा देश है उसको जो है वो अलग अलग भागों में बांटा जाएगा और हर भाग से जो है एक ही प्रतिनिधि आएगा, ठीक है। लगभग वही है
प्रादेशिक प्रतिनिधि का अर्थ है कि हम पूरे क्षेत्र को बांट देंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली की बात है, तो इस पे लेके विवाद उठता है। कई देशों में ऐसा नहीं है। जैसे क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई दो कैंडिडेट कहीं से खड़े हैं, ए और बी, और ए जो है 51 मत पा जाता है और बी जो है 49 मत पाता है। टोटल 100 मत थे वहाँ पे। तो ये बताइए, बी ने भी तो काफ़ी पर्याप्त पाया है, लेकिन 51 पाने की वजह से ए को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई बी भी तो 49 पाया था, तो उसे भी कुछ ना कुछ वेटेज, या जो जो लोगों ने 49 लोगों ने जो बी को मत दिया है, तो उनका मत तो व्यर्थ चला जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाता है कि बी को भी कुछ काम में लगाया जाए, उनको या आधे वर्ष के लिए या जिस अनुपात में वोट पाए उस अनुपात में उनको कार्यकाल दिया जाए। हालांकि ऐसा यहाँ नहीं है, अपने यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, मतलब कि जो पहला आएगा वही जीतेगा। फिर आरक्षण से संबंधित कुछ बिंदु है मित्रों, वो देख लीजिए। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण की बात करता है। 330, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अभी वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान की संख्या हम याद कर लेंगे कि देश में कितने एससी एसटी का जो है आरक्षण है, और अपने अपने राज्यों का भी पढ़ लेंगे, जिससे हमारे पीसीएस एग्जाम भी क्लियर होते रहें। ठीक है। फिर आर्टिकल 331 है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया आंग्ल भारतीयों का आरक्षण के बारे में कहा गया, आंग्ल भारतीयों को। और 334 में समय सीमा की बात की गई है। तो इसी वजह से वो संशोधन किया गया था, जिससे हम लोग 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए हैं। आने वाले समय में जब 10 वर्ष बीतेगा फिर बढ़ा दिया जाएगा। चलिए हम सीट की बात करते हैं। तो लोकसभा में जो एससी की सीट है वो 84 है, और यूपी में पहले 18 थी, अब 17 हो गई है एससी के लिए। पर एसटी की एक भी सीट यूपी में नहीं होती है, और देश में 47 है। ध्यान देना है आपको, ये गिनती याद रहनी चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं, हाँ मैंने एक पीडीएफ लगा दिया है नीचे, आपको लिंक में आप देख लीजिएगा उसे पूरा डिटेल में, विकिपीडिया या किसी साइट का है, या शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है। उसके बाद आरक्षण राज्य की जनसंख्या में एसटी एससी की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्य की जनसंख्या कितनी है, एससी एसटी की जनसंख्या कितनी है, उसी अनुपात में जो है आरक्षण दिया जाएगा। सॉरी, आगे आते हैं परिसीमन। मित्रों, परिसीमन क्या होता है? परिसीमन में तुम्हें आप लोगों को समझा दूं एक सीधे सीधे भाषा में, कि जैसे कोई क्षेत्र है इतना बड़ा, तो इसको जनसंख्या के आधार पर बांट देना, कि जिससे, जैसे मैंने इसको इस हिसाब से बांटा कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी तो यहाँ एक व्यक्ति यहाँ से मिल गया, और यहाँ भी जनसंख्या उतनी ही थी जितना यहाँ थी, तो यहाँ भी एक व्यक्ति आ गया, चुना जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो इस प्रकार से बांटना, इस प्रकार से बांटना जिससे जो है सभी जनसंख्या को क्षेत्र अनुरूप जो है, जो जनसंख्या है उनको बराबर प्रतिनिधि मिले। अगर यहाँ 50 पे एक मिला है तो यहाँ भी 50 पे एक मिले, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 2 मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। लेकिन एक वर्ड होता है जेरीमेंडरिंग, शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र को इस हिसाब से बांट देना जिससे आपका चुनावी फायदा हो जाए, किसी को ऐसा चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि पहले जो है इस प्रकार से बटा हुआ था। ठीक है, मान लो यहाँ ऐसे बटा हुआ था ए बी सी, और मान लो कोई एक आदमी है एक्स, वह यहाँ पे बहुत उसका पूरा 100% जीतता है, और यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों सीट से वो हार जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि इनको जो है ऐसे बांट दिया जाए। ये जो मैंने इस तरह की लाइन खींची हुई है, देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन हटा के इस तरह बांट दीजिए। अब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ क्या होगा, इनकी जनसंख्या इस जगह पे इतनी ज़्यादा थी कि टोटल ओवरकम कर जाएगा। तो ऐसे में जो एक्स आदमी था पहले यहीं से जीतता था, अब तीनों जगह से जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इन सब से मिला के सबसे ज़्यादा थी, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इस तरह से अगर बांटा जाता है तो इसको जेरीमेंडरिंग बोलते हैं। जेरीमेंडरिंग आप गूगल कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत। उसके बाद परसीमन के सिद्धांत पे आते हैं मित्रों। परसीमन के सिद्धांत को 81(2) में, आपसे मैंने कहा था 81(1) में स्थान के बारे में दिया गया है, 81(2) में देखते हैं। इसमें दो सिद्धांत है कि लोकसभा में जो आपके स्थान हैं, मतलब आप और राज्यों की जनसंख्या, पहली चीज कि सभी राज्य के लिए यह अनुपात समान होना चाहिए। जैसे नहीं समझ में आई बात तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है। मान लीजिए कोई राज्य ए है, मान लीजिए कोई राज्य क्या है, ए है, और वहाँ 10,000 जनसंख्या है, और सीट कितनी है 10,000 पे एक है, तो वहाँ का अनुपात क्या हो जाएगा 1/10। और मान लीजिए कोई राज्य बी है, वहाँ 100,000 जनसंख्या है या 1 लाख जनसंख्या है, तो ऐसे में वहाँ सीट कितनी होनी चाहिए 10। तो देखिए वहाँ का अनुपात होगा 10/100, और यहाँ पे 1/10,000, 10/100,000 1,000। तो यहाँ पे ये बनेगा 1/10 का अनुपात, ये भी 1/10 का अनुपात। मान लो कहीं पे 20 सीट थी और 200 था, 200,000 मतलब 200K है, तो ये भी देखिए 1/10 हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जितने भी आपके
जनसंख्या, लोकसभा में स्थान जितने दिए जा रहे हैं आपको और बटे जितनी जनसंख्या है, उसका अनुपात जो है सभी राज्यों का यथासंभव एक आए। एग्जैक्ट एक तो नहीं आ पाएगा, तो ठीक है, यथासंभव शब्द का प्रयोग किया गया है, यथासाध्य। और सेम चीज मित्रों राज्यों में भी कहा गया है कि आप अगर राज्य इतना बड़ा है तो हर निर्वाचन क्षेत्र में जो स्थान मिलेंगे और जो जनसंख्या होगी वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पता चला कहीं 5 लोगों पे एक बन गए और कहीं 500 पे भी नहीं बन पा रहे हैं कोई विधायक और लोकसभा सदस्य मतलब सांसद। ठीक है, इसका ध्यान देना है। मैं दो सिद्धांत हैं, एक राज्यों, सभी राज्यों का अनुपात स्थान और जनसंख्या का बराबर होना चाहिए, और राज्य के भीतर भी तो निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो वहां पर भी सेम चीज स्थान और ये बराबर होना चाहिए। ठीक, जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका प्रतिनिधि भी कम हो जाएगा। इसके लिए 31वां संविधान संशोधन किया गया। 1973 के माध्यम से एक चीज जोड़ा गया। अरे भाई, जनसंख्या के हिसाब से अगर कर रहे हो तो जहां जनसंख्या बहुत कम है तो वहां तो बिल्कुल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से इसलिए जो है एक बात कही गई कि भैया जहां पे 60 लाख से कम की जनसंख्या है वहां पर ये अनुपात वाला नियम लागू नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मूल संविधान में नहीं था ये जोड़ा गया था कब? 81वें संविधान संशोधन से, तो मूल में नहीं था। दूसरी चीज, या उन पे लागू नहीं होगी जहाँ की जनसंख्या 60 लाख से कम है। लेकिन एक समस्या और थी, यहाँ पे शायद नहीं लिखी है, आगे मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद मित्रों आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है कि हर जनगणना, जैसे पहले 10 वर्ष पे जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद सरकार जो है कुछ संसद विधि द्वारा, ध्यान देना है, संसद, सरकार मैंने गलत बोल दिया, संसद विधि द्वारा कुछ प्राधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसी को परिसीमन आयोग कहा जाता है। और ये करता क्या है कि राज्यों और राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः विभाजन करता है कि भैया जो सीट वगैरह थी वो कहीं की जनसंख्या बढ़ गई हो तो वहाँ सीट बढ़ानी पड़ेगी, कहीं घटी हो तो सीट घटानी पड़ेगी, कहीं एससी की जनसंख्या बढ़ गई है तो एससी की सीट बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार इसका काम रहता है। और अब तक भारत में सिर्फ 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, जबकि 1952-51 के बाद फिर इधर 63-73, ये तो ठीक था, देखो 10-10-10 सही चल रहा है मामला। लेकिन यहाँ पे इतना गैप हो गया है, तो इसी को, यही दूसरी समस्या थी, तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ध्यान देना, ये प्रश्न बनता है कितनी बार परिसीमन आयोग बना है? 4 बार। फिर 1952, 63, 73, 2002। तो 2002 में कुलदीप सिंह थे जो है इसके चेयरपर्सन। उसके बाद जो है मित्रों देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि इसमें 81-3 में और 82 में संशोधन किया गया, और कहा गया कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सीटों का आवंटन वर्ष 2000 के बाद जारी पहली जनगणना, मतलब 2000 के बाद जो जनगणना होगी तब तक 1971 की जनगणना गिनी जाएगी। दिक्कत ये हुई कि हमारे जो दक्षिण के राज्य थे वो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे थे 1970 के आसपास। इंदिरा गवर्नमेंट में जो है 1970 के बाद जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। तो उसके दौरान जो दक्षिण के राज्य थे वो काफ़ी अच्छा जो है प्रयास किए और जनसंख्या नियंत्रण कर मतलब किए। लेकिन उनके उसके द्वारा क्या होगा कि जनसंख्या नियंत्रण से उनको सीट कम मिलने लगेगी, भाई जनसंख्या के अनुपात पे सीट मिलनी थी। इस वजह से 42वां संविधान संशोधन किया गया कि आप घबराइए नहीं, अभी हम 1971 की जनसंख्या ही गिनेंगे। तो आप समझिए यूपी की जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन उसको जो एमपी एमएलए मिल रहे हैं 1971 के अनुसार मिल रहे हैं, तो अभी के अनुसार मिलेंगे तो समझिए क्या होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 2000 आ गया तो फिर 84वां संविधान संशोधन कर दिया गया कि भैया क्या ये समस्या दूर हो गई होगी? नहीं हुई होगी। तो 84वां संविधान संशोधन कर दिया गया 2000 में क्योंकि 2000 तक के लिए बोला था उसने, तो 2000 आ गया तो सब जो एमपीए थे वहाँ पे उनको दिक्कत हुई होगी कि भैया आप क्या करें। तो उन्होंने कह दिया कि 2000 के स्थान पे 2026 तक 1971 का जनगणना चलेगा। लेकिन अब 4 साल 2021 चल ही रहा है, 5 साल बाद 2026 भी आ जाएगा, तब क्या करेंगे? फिर बढ़ा देंगे 5-10 साल के लिए। देखिएगा अनुच्छेद 82(2) में लेकिन उसके बाद अनुच्छेद 82(2) में कहा गया इसी के अनुसार, किसके अनुसार? इसी 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले आप देखिए 82 फिर 84, गुणा 2 कर दीजिए 84 आ जाएगा। तो इसमें लेकिन कहा गया कि हम राज्यों के भीतर तो परिसीमन कर सकते हैं ना, तो 1991 के जनगणना के आधार पर। तो कुछ लोगों ने कहा भाई तुम 2000 में खड़े हो और कह रहे हो 1991 की जनगणना के आधार पे कर लो, क्यों ना तुम इसको 2001 की जनगणना कर दो। तो फिर अगला संशोधन किया गया 87वां, और कह दिया गया कि अब 2001 की जनगणना हम लोग ध्यान देंगे। तो इसी के अनुसार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जो किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। इन्होंने कुछ राज्यों को छोड़कर, जो कि अब बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाई चल रही है, तो आगे से मैं प्रयास करूंगा कि जिससे हमारा पीसीएस वगैरह निकले तो फोल्डर पॉइंट्स और जल्दी जल्दी किया जाएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे पंचायत वगैरह।
तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड व जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में ये सब देखा गया। तो इसमें इन्होंने पाया क्या कि एससी की जो जनसंख्या थी वो बढ़ी थी, तो उसकी संख्या 79 से 84 कर दी गई। इसकी संख्या 41 से 47 कर दी गई, एसटी की 41 से 47, याद करना पड़ेगा ये। और सामान्य की संख्या 423 से 412, तो इसे याद करना पड़ेगा। वर्तमान में सामान्य की संख्या 412, एसटी की संख्या 47 और ये 84, कहाँ से? 79 से। ये घटी है, बाकी दोनों बढ़ी है। उसके बाद मित्रों, उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, फिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी वजह से जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रैलियाँ होती हैं कि भाई 80 एमपी मिलेंगे, सरकार बनाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है। फिर लोकसभा की शक्तियों कार्य पे आते हैं। विधायी शक्ति आप सबको पता है कि विधि पारित करना होता है। उसके बाद सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। अगर कार्यपालिका लोकसभा में, संसद में अपना, वो विधायिका में अपना विश्वास खो देती है तो सरकार गिर जाती है। वित्तीय शक्तियाँ, मनी बिल वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे कि मनी बिल में लोकसभा की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनने में, उनको हटाने में भी। तो ये सारे कार्य हैं, आप लोग बहुत सारे कार्य लिख सकते हो। अब लोकसभा की अवधि पर आते हैं मित्रों। तो लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि पर आते हैं मित्रों। तो 5 वर्ष तक की तो इनकी अवधि होती है प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन जो पहला अधिवेशन होता है। और 83(2) में कहा गया है, 83(2) में कि अगर आपातकाल हो तो संसद, कौन? संसद 1 वर्ष में एक बार के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है, और ऐसा वह अनंत काल के लिए कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपातकाल प्रवर्तन में रहे, मतलब आपातकाल चलता रहे। ठीक है, मतलब 100-200 साल कर दे, अगर 100-200 साल आपातकाल लगा रहे, पर ऐसा होता नहीं है आपातकाल। लेकिन एक बार हुआ क्या, 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी की सरकार ने 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था कार्यकाल। तो इस वजह से 1971 से 77 तक लोकसभा का कार्यकाल चला था। ठीक है, और कौन सी लोकसभा थी? वो 5वीं लोकसभा। तो प्रश्न बन सकता है कि क्या आज तक की सभी लोकसभा 5 वर्षों की थी? नहीं भैया, ये 5वीं लोकसभा जो है 6 वर्ष तक हो गई थी। और उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से जब जनता दल की सरकार आई तो उसने इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, मतलब फिर से 5 वर्ष हो गया। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, 2019 से अभी चलेगी जब तक। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि इनका ना कोई शपथ होता है, ये संसद संसद सदस्य होने के लिए शपथ लेते हैं मात्र। और इनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त कर दे। दरअसल एक नियमावली होती है जिसमें ये लोग एक 10 व्यक्तियों का समूह बनाते हैं। तो जो अगर कोई हटता रहेगा तो वरिष्ठ लोग उसी प्रकार से समूह में क्रम से बनते रहते हैं। अच्छा, पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर लें, बड़ा शानदार है। तो हमने इसको कह दिया है कि एक साथ पढ़ो। मैंने जो 4 पद हैं, जैसे राज्यसभा में 2 हो गए, सभापति उपसभापति, लोकसभा में 2 हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए कैसे। अब हम लोग, सभापति कौन होता है राज्यसभा में? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को नियुक्ति कैसी होती है? पूरा वीडियो है प्रीवियस, आप देखिए उसको। हटाने की प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो 14 दिन पहले इनको नोटिस दिया जाएगा कि आपको हटाने के लिए एक संकल्प पारित किया जाने वाला है। और फिर जो है सदन की कुल संख्या का बहुमत संकल्प पारित कर देता है। तो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे। ध्यान देना है, ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का शुरुआत राज्यसभा में होता है, लेकिन लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए। बाकी इन तीनों में मित्रों, इधर इन तीनों में दूसरे सदन से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, दूसरे सदन के पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप इनका चयन कैसे करते हो? साधारण बहुमत से चयन कर लेते हो, सबका साधारण बहुमत से। हटाने की प्रक्रिया देखिए, 14 दिन पहले नोटिस, 14 दिन पहले नोटिस, 14 दिन पहले नोटिस। उसके बाद सदन की कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत। लेकिन इसको लोकसभा में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ राज्यसभा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा सदन राज्यसभा हुआ, इसका दूसरा सदन लोकसभा हुआ। तो उपसभापति से लेके ये तीनों जो है दूसरे सदन में पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा है कि यहाँ से दूसरे सदन में पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप हटाइए उनको। एक प्रश्न मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो आप लोग साथी जो है इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न की फ्रेमिंग भले अच्छी ना हो तो, लेकिन आप जो भाव है उसको पकड़िएगा। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष बहुमत दल का सदस्य होता है। क्या इनके कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है? ये बहुत अच्छी फ्रेमिंग नहीं हो गया, एक डायरेक्ट प्रश्न बन गया। तो लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष है वह निष्पक्षता से कार्य करता है? पता चला कोई बिल आया, गलत ही चल रहा है, लेकिन वो एनडीए गवर्नमेंट से है तो वो एनडीए गवर्नमेंट का पक्ष ले लेगा, आईएनसी से है तो कांग्रेस का पक्ष ले लेगा। ऐसे ही क्या ये
सही है। तो इसके लिए कुछ बातें की जाती हैं, हमारी किताबों में कंपेयर करते हैं कि ब्रिटेन में तो जो आदमी बनता है, स्पीकर बनता है, तो वह जो है अपने सदस्य पार्टी से जो है इस्तीफा दे देता है। पर भारत में तो ऐसा नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दे, लेकिन बहुत सारे उसको ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं ना, जिससे उसको डर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 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 आदमी किसी के अंडर में काम कर रहा हो, पर उसको वेतन मिलने से लेके सारी सुख सुविधाएं सरकार मतलब किसी और जगह से मिल रही हो। थोड़ा मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसका जो वो वेतन वगैरह होता है, वह सीधे भारत की संचित निधि से आती है। क्या कहाँ से आती है? भारत की संचित निधि से। संचित निधि, ध्यान दीजिएगा, निधियों के प्रकार होते हैं कल अलग अलग। तो भारत की संचित निधि से उसका विधि वो मिलता है। उसके बाद वरीयता क्रम में इनको 7वां स्थान दिया गया है। किसके बगल? सीजेआई के बगल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह। उसके बाद इनके कार्यों का और आचरण का, जैसे जो स्पीकर का कार्य होगा, आचरण होगा, उसकी चर्चा भी जो है सभा उसमें लोकसभा में नहीं की जाती है, सदन में नहीं की जाती है। उसके द्वारा इनके द्वारा जो कार्य किए होते हैं वो किसी न्यायालय में नहीं प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन दल बदल के तहत अगर ये कोई काम करते हैं तो वह जो है न्यायालय ने किहोतो होलोहान बनाम जा चिल्हू के मामले में, एक वाद था किहोतो होलोहान बनाम जा चिल्हू, उसके तहत इसमें कहा गया था कि भैया हम जो है न्यायालय इसके बारे में पुनरावलोकन करेगा अगर आपका जो है नियत गलत था। ठीक है। उसके बाद जो है इनको हटाने के लिए जो उपस्थित जो सदन का बहुमत होता है, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित और मतदान करने वाला नहीं, जो सदन का बहुमत होता है उसके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो काफ़ी ऐसे प्रावधान हमें लिखने हैं जो दिखाता है कि यह इंडिपेंडेंट रूप में कार्य कर सकें। ठीक है। और अच्छा लिखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। एक और नोट करके लिखा है, यदि उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे 12वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष विपक्षी दल से, तो 11वीं तक, 1 से लेके 11वीं तक जो है जो सत्ता पक्ष वाले दल होते थे वही अपने उपाध्यक्ष बनाते थे। लेकिन 12वीं से क्या हुआ, विपक्षी दल के लोग बनाने लगे, मतलब विपक्षी दल के लोगों को बनाने का अवसर दिया गया। एक ऐसे नवाचार है, ऐसा कहीं उसमें संविधान में नहीं लिखा है। अब हम देखेंगे शक्तियां एवं कार्य किसके, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह के। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की अगर शक्तियां एवं कार्य देखें तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो अभी काफी 2-4 वर्ष पहले जो है आधार को जो है मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। तो मनी बिल का पेश करने से क्या फायदा मिलेगा कि आप जो है सेकंड हाउस में उसके बारे में चर्चा ही नहीं होगी, 14 दिन बेचारे रख सकते हैं। बस बहुत बवाल हुआ था कि भाई क्यों आप मनी बिल की तरह कर दिए, मनी बिल तो है ही। निर्णायक मत देते हैं अध्यक्ष जो है। दल निर्णय का मतलब कि अगर वाई और एन, यस नो अगर टाई हो गया है तो फिर ये जो है किसी तरफ वोट दे देंगे, वो जीत जाएगा। दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ जो निर्णय होता है वो स्पीकर ही देता है। ठीक है। लेकिन किहोतो होलोहान बनाम जा चिल्हू वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया अब जो हमारा ये जो निर्णय होगा वह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही होगा। कुछ समितियां हैं उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, समान प्रयोजन समिति। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मीटिंग चल रही है और किसी समय पता चला कि जो उपस्थित संख्या है वह 1/10 से कम है टोटल की, मान लीजिए टोटल 500 संख्या है और अभी जो है 49 हो गया है, तो 50 होना चाहिए था, 1/10 50 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया है, 49 हो गया है। तो तुरंत जो है लोकसभा के अध्यक्ष कहेगा कि अभी जो है इस बैठक को रोका जाए क्योंकि गणपूर्ति या कोरम अभी जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा, पहले फर्स्ट जो लोकसभा उपाध्यक्ष थे उनका नाम बता सकते हैं आप लोग कमेंट में? ठीक है, पॉज करके लिखिए अगर किसी को पता है, और नहीं पता है तो फिर उसको आप ध्यान से कहीं कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सबको पता रहता है, उपाध्यक्ष कोई नहीं याद करता। M.A. आयंगर, M.A. आयंगर। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, सब हो गया है। थैंक यू वेरी मच।